नेक्स्ट हमारा आता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पर्पस आता है वो है कि कवि की अनुभूति का ज्ञान कराना, कि जो कवि है उसने कविता को क्यों लिखा है, कवि के बारे में बताना। दूसरा है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, क्योंकि अब इतने बड़े लेवल पर हम जो है थोड़ा सा कविता की कोई ना कोई हम कल्पना शुरू कर देते हैं कि इस कविता में ये चेंज हो सकता है आगे चल के, ठीक है। तीसरा है सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान कराना, कविता किस तरह से लिखी जाती है, उसमें किस किस तरह से शब्दों का चयन किया जाता है उसको सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। फोर्थ है विद्यार्थियों की तर्क विचार एवं कल्पना शक्ति को विकसित विकसित करना, कि जो विद्यार्थी है कविता सुनते हैं तो अपना कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मैम इसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है काव्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि काव्य के अलग अलग बहुत सारे टाइप होते हैं, उन सभी को बच्चों को बताने के लिए हम कविता का शिक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स पॉइंट, इसमें कविता का आलोचनात्मक अध्ययन करवाना। हमने कोई कहानी सुनाई है, बच्चों को बोलना है कि मेरी इस कविता जो कविता है सॉरी उसको सुनाने के बाद इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म करो, इसमें क्या कमियां नजर आई हैं वो आप बताओगे, ठीक है। फिर है सेवन्थ पॉइंट भाव गति यति, वही सारे पॉइंट है, ये चीज़ तो हमें बच्चों को करवानी है, ठीक है। और एट्थ पॉइंट है विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना, बच्चों को कविता बताएंगे कि ऐसे लिखी जाती है और आप भी लिख सकते हो, इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना। उसके बाद है काव्य शिक्षण के अन्य उद्देश्य। तो जो हम काव्य का शिक्षण करते हैं तो उसके कुछ और भी पर्पसेस है। पहला है कौशलागत उद्देश्य, विषयागत उद्देश्य, भाषागत उद्देश्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कविता शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, तो यानी कि हम कविता को किन किन तरीकों से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। कविता पढ़ाने की अनेक विधियां प्रचलन में है। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तरानुरूप किसी भी प्रणाली को अपना सकते हैं, और ये प्रणाली है गीत प्रणाली। सबसे पहली जो विधि है वो है गीत प्रणाली, यानी आप बच्चे को है कोई भी कविता सुनाना चाहते हैं तो आप गाना गाकर भी यानी गाते हुए कविता भी सुना सकते हैं। दूसरा है अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली में क्या होता है कि आप कोई कविता सुनाना चाहते हैं तो आप इसको नाटक के थ्रू भी कविता बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में क्या होता है कि आप सीधा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर है शब्दार्थ, यानी कि किसी कविता को आप सिर्फ मीनिंग बता दो और कविता बच्चों को पता लग जाएगी। फिर है खंडान्वय प्रणाली। इसमें होता है कि कविता जो है उसको कई सारे खंडों में, खंड यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में बांट कर आप कविता को पढ़ा सकते हैं। फिर है ब्यास प्रणाली। ब्यास प्रणाली में वही होता है कि आप बिल्कुल ऊपर से सार जो होता है ना कविता का वो ही आप बता दें। फिर है तुलना प्रणाली। किसी एक कविता की दूसरी कविता के साथ कंपेयर करके उसकी तुलना करके भी आप कहानी को सिखा सकते हैं। उसके बाद है रसास्वादन प्रणाली, यानी बहुत ज़्यादा ही बच्चों को उसमें अभिनय करना, एक्शंस करना हाथों से, अब खुद एक्टिंग करना, इसके थ्रू भी आप कहानी को जो है वो सॉरी जो कविता है उसको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे गीत प्रणाली, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गीत प्रणाली में आपको पता है कि गीत प्रणाली क्या होती है, जिसमें आप बच्चों को गाना गा के या किसी कविता को गायन के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जितना आपको पता है ना कि गीत प्रणाली क्या होती है, तो आप अपने शब्दों में जो भी आपको नॉलेज है वो आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अभिनय प्रणाली। तो ये भी वही ही चीज़ है कि आप कोई ना कोई एक्टिंग करके, छोटी कक्षाओं में प्रणाली बहुत उपयोगी होती है। आप छोटे बच्चों को खड़ा कर दें आगे और उनको ये कई सारे कैरेक्टर बना सकते हैं, तो बच्चों को वो कहानी अच्छे से याद भी सॉरी जो कविता है वो हमेशा याद भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद है व्याख्या प्रणाली। आप नॉर्मल उनको बता सकते हैं कि कोई स्टोरी क्या है। वैसे तो मैं ये सारे पॉइंट आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ शिक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कविता को जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कविता की प्रस्तावना। जैसे ही आपने क्लास में एंट्री की है तो आपने सीधे ही कविता कहते हुए एंट्री नहीं करनी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। पहले बच्चों को बोलना है कि बच्चों चुप हो जाओ, अपनी किताबें आज बैग में रख दो, आज हम क्या करेंगे, आज हम कविता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों को आप पहले बता दो कि आज आप कविता पढ़ने वाले हो, तो उनका इंटरेस्ट जगेगा कि अब वाह हम देखेंगे कि सर या मैम जो है कौन सी कविता पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यानी ये होता है कि कविता को पढ़ाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा माहौल बनाना है, बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है, फिर उसके बाद जो है आपने उस कविता को पढ़ाना शुरू करना है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है आपने ये करना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और पॉइंट है ये कवि परिचय के माध्यम से।
सबसे पहले आप थोड़ा-सा जिस जिस भी कवि ने वो कविता लिखी है, उस कवि के बारे में थोड़ा-सा बच्चों को बता देंगे। फिर है मुख्य विषय की चर्चा करना, आपकी कविता का विषय क्या है, ठीक है? आप वो थोड़ा-सा बता दो, ठीक है? फिर है अर्थ, बोध प्रणाली, उस कविता को पढ़ाते हुए या उससे पहले आप जो कठिन शब्द हैं, वो बच्चों को आप साथ-साथ में बताते जाएँ या पहले ही बता दें। फिर है प्रश्न पूछकर आप बच्चों से कविता के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समानांतर कविता पाठ द्वारा कोई ऐसी कहानी सुनाना जो बच्चे पहले सुन चुके हैं, बस उससे थोड़ी मिलती-जुलती कविता सुना देना, तो ये भी कुछ हमारे इसके स्टेप हो जाते हैं, ठीक है? मूल कविता के पाठ के द्वारा कोई न्यू कविता आपने न्यू लिखी है या जो बच्चों ने पहले नहीं सुनी है, वो भी चीज़ आप लास्ट में करवा सकते हैं। उसके बाद है कविता का वाचन। दूसरा जो पॉइंट है वो है कविता का वाचन। कविता का वाचन क्या होता है कि आपने कविता अब कहना शुरू कर दी है, ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से कविता को बच्चों को बताना है, अपने गा के सुनानी है, एक्सप्लेन करके सुनानी है, नाटक करके मतलब यानी कि एक्टिंग करके दिखानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरा है भाव परीक्षा। भाव परीक्षा में क्या होता है कि आप जब कविता सुना रहे हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए। कविता में कोई गुस्से वाली बात है, कोई डायलॉग है, तो वैसा गुस्सा बना के आपने डायलॉग बोलना है। हंसने वाली बात है तो हंस के डायलॉग बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारे जो भाव यानी कि जो इमोशंस हैं वो आपके सामने निकल कर आते हैं। उसके बाद है कि आत्मीकरण, व्याख्या तथा वर्ण विशेषण, ठीक है? आप इसमें क्या होता है कि आप एक्सप्लेन भी कर रहे होते हो बच्चे को, ठीक है? कोई भी कविता आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, साथ-साथ में जो है आप इसको बच्चों में इसके अंदर रुचि भी जो है वो पैदा करते जाते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है और आप बस कविता सुनाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का इंटरेस्ट भी देखना है कि बच्चा उस कविता को सुनने के लिए तैयार है या नहीं, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है सौंदर्य अनुभूति। सौंदर्य अनुभूति में होता है कि आप कविता को इस तरह से पढ़ाएं, ठीक है? लिखा है कि कविता शिक्षण में शब्दों के अर्थ बताने में ज़्यादा समय ना लगाकर सौंदर्य स्पष्टीकरण में ज़्यादा समय देना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो आप बस उसके वर्ड मीनिंग ही बच्चों को बताने में लगे हुए हैं, लगे हुए नहीं। आपने क्या करना है, अपने स्टोरी को इतने सरल शब्दों में व्यक्त कर देना है कि बच्चों को वर्ड मीनिंग की टेंशन ही ना रहे। उसके बाद है द्वितीय आदर्श वाचन, यानी कि इसमें आप कविता के भावों में एकाग्रता जो होती है वो ला सकते हैं, ठीक है? ताकि बच्चों को कविता जो है थोड़ी-सी बोरिंग ना लगे और बच्चों को बोल सकते हैं कि मैंने कविता सुनाई है, अब आपकी बारी है, आप इसे अपने शब्दों में कविता को सुनाइए, ठीक है? तो बच्चे ध्यान से भी सुनेंगे। उसके बाद है सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न। बालकों ने कविता के भाव सौंदर्य का बोध किस सीमा तक किया है, ये जांचने के लिए आप बच्चों से उस कहानी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? और इस चीज़ में बच्चे जो है कविता को ध्यान से सुनेंगे। रचनात्मक कार्य, कविता सुनाने के बाद आप बच्चों को बोल सकते हैं कि इस कविता को लिख के दिखाओ, अपने शब्दों में लिख कर दिखाओ, ठीक है? कविता में रुचि उत्पन्न करने के उपाय, जैसे होता है ना कई बार बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को कविता पढ़ाई जाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है कवि जयंती। किसी भी कविता को करने से पहले हम उस कवि के जन्म दिवस के बारे में उस बच्चों को बताएं। इन अवसरों पर कवियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में कुछ बताएं। जैसे कई बार होता है कि हम कोई कहानी कविता सुना रहे हैं तो उसके लेखक जो कवि हैं उनके बारे में बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया था, वैसा किया था। तो फिर क्या होगा कि वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि उन्होंने क्या कहानी लिखी है। कवि समादर, समय समय पर कवियों को आमंत्रित किया जाए, उनकी रचनाएं बच्चों को सुनाई जाए, ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स। फिर है कवि दरबार, बहुत सारे कवि दरबार आप लगा सकते हैं, ठीक है? कवियों की वेशभूषा, उस तरह से बच्चों के अब एक्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है? काव्य संग्रह, कविता कंठस्थ करना एक कला है जिसमें भी इसमें भी सभी विद्यार्थी बराबर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छात्रों को कविता कंठस्थ करने के लिए यानी कि बिल्कुल रटने के लिए, बिल्कुल याद होने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है और संग्रह सभी छात्र कर सकते हैं। संग्रह की ये प्रवृत्ति कविता के प्रति रुचि जो है उसको अंकित कर जाती है। कवि गोष्ठी, स्कूलों में साहित्य परिषदों के द्वारा कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि जो कवि सम्मेलन होते हैं वो हम स्कूल के माध्यम से करवा सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि एक बार उनका इंटरेस्ट जग जाए तो वो दोबारा से भी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे और खुद भी कविता को लिखने की कोशिश करने में ज़रूर अपना योगदान देंगे। देखो अब ये फिर से कवि सम्मेलन हो गया, ठीक है? जो छोटे मोटे कवि सम्मेलन होते हैं वो ज़रूर कराने चाहिए। कवि प्रतियोगिता, बच्चों को बोलना कविता लिखने की जो है वो कंपटीशन है, तो बच्चे कुछ ना कुछ कहानी कंपटीशन के नाम पे तो वो जाते हैं, तो वो भी कर रहे होते हैं, ठीक है?
तो ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।